हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, यूपी बोर्ड द्वारा जारी वर्ष 2024 के लिए मॉडल पेपर फिजिक्स का क्लास 12 जो 2023-24 के लिए जारी हुआ है, इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप यहां देखें। खंड अ जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैसे एक का क है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ये चार विकल्प दिए गए हैं: न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, न्यूटन मीटर पर कूलाम। तो इसमें ये सूत्र होता है फाई इक्वल टू ई ए। तो ई का मात्रक हो गया वोल्ट अपान मीटर और ये मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर इससे कट जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ख है, चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग u से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल। तो इसके लिए आपने सूत्र पढ़ा है F बराबर Q V क्रॉस B। तो इसमें देखिए ऑप्शन है थर्ड। यदि E तथा B वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो E और B के लंबवत जो है तरंग का संचरण होता है, यानी E क्रॉस B बराबर होता है EB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n, जहां पे यूनिट वेक्टर n E और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब है E और B के परपेंडिकुलर होगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर होगा 4 E क्रॉस B। 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो पावर कितना हो गया, P बराबर 4D प्लस -2D, तो यह आ जाएगा प्लस 2D। और इसकी फोकस दूरी निकालेंगे तो 100/D सेंटीमीटर में, तो 100/2 50 आ गया 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट। एक का अंग, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 eV होती है। निरोधी विभव होना चाहिए। क्वेश्चन में यहां पर सब में eV लिखा हुआ है, लेकिन ये वोल्ट में होगा। अब देखिए E के बराबर होता है EV नॉट, और E के दिया है 4 eV और EV नॉट हो गया 4 eV के, तो E कैंसिल हो गया, V नॉट इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट 4 वोल्ट। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। तो आपको पता है कि पी टाइप में 3 वैलेंसी वाला और एन टाइप में 5 वैलेंसी वाला मिलाया जाता है। तो इसमें 3 वैलेंसी वाला है एल्यूमिनियम, त्रिसंयोजक होता है, इसलिए इसका आंसर होगा थर्ड। ब, 2 का क, ख, ग, घ, ङ, च, ये जो है क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार से 3 का क, ख, ग, घ है, 4 का है, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये खंड अ का क, ख, ग, घ, ङ और च, ये हो गया आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 खंड ब, इसमें पूछा था कि विशिष्ट चालकता का सूत्र लिखिए और इसका मात्रक। तो विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, जहां ρ विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट चालकता का मात्रक, ρ का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, तो इसका इनवर्स हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। 2 का ख, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो सीधे तारों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। तो F/L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R न्यूटन पर मीटर, या F/L म्यू नॉट अपान 4 पाई 4 यहां पे 2 I1 I2 अपान R न्यूटन पर मीटर होगा। दूसरे का ग, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कुंडली में धारा जो है 10 धारा जो है फाइंड करना आपको। वोल्टेज दिया गया है 50 और प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम। तो जो कुंडली है यानी L, उसमें कितना संचित ऊर्जा होगी। तो पहले I निकाल लेंगे, I बराबर V/R, तो 50/10 5 एम्पियर। कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 LI² होता है, तो 1/2 इंटू L का मान 10 इंटू I 5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25 और यहां से कट के 2 × 5 = 10, तो ये 5 × 25 यानी 125 जूल। 2 के घ में पूछा क्रांतिक कोण किसे कहते हैं।
तो सघन माध्यम में आपतित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है, उस आपतन कोण को उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण कहते हैं। 2 का अंग, 2 के अंग में दिया गया है कि बोर त्रिज्या का मान 0.53 अंगस्ट्राम दिया गया है, तो तीसरी कक्षा के लिए कितना होगा? तो यह सूत्र होता है कि nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या Rn बराबर n स्क्वायर Rb, तो n का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 त्रिज्या 9 हो गया, 9 Rb, और Rb का मान दिया गया 0.53 अंगस्ट्राम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4.77 अंगस्ट्राम आ जाएगा। 2 का च में दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 1 अंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य के लिए त्वरक विभव का मान क्या होना चाहिए? तो इसके लिए सूत्र होता है लैम्डा अंगस्ट्राम में बराबर √150/v। अगर हम लैम्डा का मान 1 अंगस्ट्राम रखें तो ये हो गया √150/v, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो 1 = 150/v, यानी v बराबर हो गया 150 वोल्ट। तो जो त्वरक विभव होगा यह 150 वोल्ट होगा। तीसरे के क में दिया कि एक तार है जिसका प्रतिरोध 6 ओम है और उसे जो है खींच करके कर दिया जाता है 2 गुना, तो यानी L2/L1 बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि तार को जब खींचेंगे तो उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, इसलिए A1 L1 रो बराबर A2 L2 रो। अब रो दोनों तरफ कट जाएगा तो A1 L1 बराबर A2 L2। यहां से अगर हम देखें तो क्वेश्चन में दिया गया है कि L2 बराबर 2L1, खींच करके उसको 2 गुना कर दिया गया, तो यानी L2/L1 बराबर हो गया 2। तो यहां से अगर निकालेंगे तो आ जाएगा A1/A2 बराबर 2। अब सूत्र होता है R बराबर रो L/A, तो इससे R2/R1 बराबर L2/L1 इंटू A1/A2। अब ये दोनों का मान 2 है तो इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो R2 बराबर 4R1 और R1 का मान दिया गया 6 ओम, तो 4 × 6 24 ओम, यानी अब खींचने के बाद उस तार का प्रतिरोध हो जाएगा 24 ओम। 3 का ख, इसमें अल्पतम विचलन कोण दिया गया है और अपवर्तन कोण दिया गया है, n का मान पूछ रहा है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में a बराबर 2r होता है, तो 2 × 30 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। और प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर sin a + Δm/2 sin a/2। यहाँ पर मान रखेंगे तो a का मान 60, Δm का मान 30, तो ये sin 60 + 30/2 और इधर नीचे हो गया sin 60/2, तो ऊपर हो गया ये 90/2 sin 45 और ये sin 30, sin 45 का मान 1/√2, sin 30 1/2। तो अब इसको आप ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√2, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, तो 1 इससे कट जाएगा इक्वल्स टू √2। चाहे तो इसका मान रख सकते हैं डेसिमल में, तो 1.414। 3 का ग, परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसे कहते हैं? इसका मान किलोग्राम और AMU में बताना है। तो कार्बन 6C12 परमाणु के 12वें भाग को 1 AMU कहते हैं और 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम, और ऊर्जा के रूप में जो है ये 931 MeV होता है। इसमें फिगर दिया गया है और ये पूछा गया है कि A1 और A2 में धारा कितनी बहेगी। तो ये देखिए ये प्लस है तो इसके डायोड के N से जुड़ा हुआ है और इसका जो प्लस है इसके माइनस से जुड़ा है, यानी ये रिवर्स बायस में है। तो पीएन संधि डायोड जो है पश्च अभिनत में है। जब पश्च अभिनत में है तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, यानी A1 का मान होगा 0। लेकिन ये 2 वोल्ट की सप्लाई 5 ओम में आ रही है, यानी A2 में धारा होगी, तो V बराबर 2 वोल्ट है और R का मान 5 ओम है, तो I बराबर V/R यानी 2/4, तो आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो A2 में धारा हो गई 0.4 एम्पियर। 4 का क, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करना है। तो विभव प्रवणता क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव के परिवर्तन की अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता का जो सूत्र होता है dV/dr होता है। अब
विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो एक आवेश प्लस क्यू है और एक आवेश है क्यू नॉट जो कि टेस्ट चार्ज है। यह पहले से x दूरी पर रखा गया है। अब इसको अगर हम शिफ्ट करें b से a तक तो कितना कार्य किया जाएगा और कितना विभवांतर होगा। तो क्यू नॉट पर जो लगने वाला बल है F बराबर क्यू नॉट ई होगा। आवेश क्यू नॉट को अगर हम b से a तक ले आएंगे तो वाह्यकर्ता द्वारा जो किया गया कार्य है W बराबर F इंटू डेल्टा एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस होगा, तो क्यू ई माइनस डेल्टा एक्स हो गया। डेल्टा W बटा क्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा एक्स, और विभवांतर के टर्म में डेल्टा V बराबर डेल्टा W बटा क्यू नॉट, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो डेल्टा V बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स या E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स। 4 का ख, अफवाह वेग से क्या तात्पर्य है, तो इसकी परिभाषा लिखनी है। तो बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग, जिसका ऑर्डर होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ही दे पाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। तो इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। सेकंड पार्ट इसका है अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो अगर किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है तो 1 सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd होगी। अतः t सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd इंटू टी होगी। अब तार में प्रवाहित धारा I बराबर Q बटा T, तो इसमें E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NaeVd आ जाएगा। तो I बराबर NeaVd, यह अपवाह वेग या अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध है। 4 का ग, V वोल्ट से त्वरित Q कूलाम आवेश की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है K बराबर QV जूल। अब इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण दिए गए हैं। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा Kp बराबर Ev, Q का मान यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, प्लस होगा। न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा Q इस पर 0 है इसलिए 0 इंटू V होगा। अल्फा कण के लिए इस पर आवेश 2e है तो 2eV होगा। अब इन तीनों में अनुपात, तो Kp अनुपात Kn अनुपात K अल्फा, तो 1:0:2 होगा। ये न्यूट्रॉन के लिए है। प्रोटॉन के मार्ग की त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर और K बराबर होता है QV और इसी का मान है 1/2mv², तो इससे V बराबर हो जाता है 2QV बटा m रूट में। अब R बराबर सूत्र होता है mv/QV। अगर इसमें हम पुट कर दें तो जब इसमें पुट करेंगे तो V के जगह पर रखेंगे √2QV बटा m। अब इन सबको इसके अंदर रख लें, V को बाहर रखिए तो m से m कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा और ये m को अंदर ले आए तो m² हो जाएगा, Q को अंदर ले आए तो Q² हो जाएगा। अब ये मिल गया 1/v √2mv/Q। तो R बराबर 1/v √2mv/Q हो गया। तो अल्फा और प्रोटॉन के लिए रेशियो निकालेंगे तो इसमें मान रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए तो ये मिल जाएगा √m बटा mp इंटू QP/Q अल्फा। अल्फा का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है और आवेश 2 गुना होता है, तो ये 4mp/mp इंटू QP, Q अल्फा का मान 2QP। अब यहाँ पर इसको कैंसिल कर दीजिए जो कट रहा है, ये बच जाएगा √2। तो R अल्फा बटा RP ये आ गया √2, तो R अल्फा बराबर √2 टाइम्स RP और RP का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो ये गुणा कर देंगे तो 1.414 गुणे 10 यानी 14.14 सेंटीमीटर हो जाएगा। न्यूट्रॉन त्वरित नहीं होगा इसलिए विराम में ही रहेगा। 4 का घ, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखने हैं। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोगों के परिणामों को 2 नियमों के रूप में प्रतिपादित किया गया है, जिन्हें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं।
प्रथम नियम है कि जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो वैद्युत परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है। तो E बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, और कुंडली में फेरों की संख्या अगर n है तो E बराबर माइनस n डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। सेकेंड ला, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है, और इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। 4 का अंग, 4 के अंग में दिया गया है कि दोनों पिनों को जो विस्थापित किया गया यानी लेंस को विस्थापित किया गया है तो लेंस के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी जो है 90 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी पूछा गया है। तो सूत्र होता है विस्थापन विधि से फोकस दूरी का F बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। इसमें इस मान रखेंगे तो a का मान 90 का स्क्वायर और ये d विस्थापित जो किया गया है ये 20 का स्क्वायर बटा 4 गुणे 90। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 385 अपान 18 दैट इज 21.4 सेंटीमीटर। यह विस्थापन विधि से फोकस दूरी के सूत्र पर निकलेगा। 5 का क, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है। तो किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसकी कक्षीय परिक्रमण भी होती है और अपने स्थान पर यह स्पिन भी करता है। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धन आवेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण होता है अतः परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिस कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण होता है। इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमता है जिसे चक्रण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण दोनों ही के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, परंतु परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है। कक्षीय परिक्रमण का योगदान बहुत ही कम होता है। तो यह है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। 5 का ख, एलसीआर परिपथ का चित्र बनाना है जो कि ये इस तरह से बनेगा। परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र है तो Z बराबर अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति तो एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। अब दिया गया है V का मान 300 वोल्ट जो अप्लाई किया गया है, एक्सएल 50 ओम, XC 50 ओम और R का मान 10 ओम दिया गया है। अब Z जो है अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यही Z है तो Z बराबर आ जाएगा ये 50 माइनस 50 का स्क्वायर, यानी रेजोनेंस की कंडीशन है तो R के बराबर ही मिलेगा। तो I का मान हो जाएगा V बटा Z यानी 300 बटा 10 यानी 30 एम्पियर। तो VL पूछा गया है तो I इंटू एक्सएल 30 गुणे 50 1500 वोल्ट, VC I इंटू XC 30 गुणे 50 1500 वोल्ट और VR I इंटू R 30 गुणे 10 300 वोल्ट। अब VL और VC दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 300 वोल्ट। 5 का ख, इसका अथवा पार्ट है। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं, सेकेंडरी में 400 फेरे हैं। प्राथमिक में दिया गया 120 वोल्ट तो सेकेंडरी में क्या होगा और परिणमन अनुपात क्या होगा। तो ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात होता है R बराबर NS अपान NP, तो 400 बटा 100 तो यह आ जाएगा 4। VS अपान VP NS अपान NP के बराबर होता है, ये हो गया 4, तो VS बराबर 4 इंटू VP, तो यह आ जाएगा 4 इंटू 120 दैट इज 480 वोल्ट। तो सेकेंडरी कॉइल में 480 वोल्ट मिलेगा। पांच का ग, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो 1864 में मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व के जो मूल नियम है उन नियमों को एकत्रित करके 4 समीकरणों का एक समुच्चय बनाया और इन्हीं ही जो है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें विद्युत संबंधी गॉस का नियम है जो कि इंटीग्रल E डॉट डी ए बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम है जो कि B डॉट डी ए बराबर 0 होता है। फैराडे का नियम है जिसमें E डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाई बी अपान टी टी होता है। एम्पियर मैक्सवेल का नियम है जिसमें
डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है, तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये चार समीकरण जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत आवेश और विद्युत धारा के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करते हैं, मैक्सवेल के समीकरण कहलाते हैं। तरंगों के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त लिखनी है। तो यदि दो तरंगे जिनकी तीव्रता I1 और I2 है, दोनों तरंगों के बीच अगर कलांतर है तो परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई होता है। संपोषी व्यतिकरण क्या होगा? जब अध्यारोपित दोनों तरंगे समान कला में होती हैं तो उस बिंदु पर अधिकतम तीव्रता हो जाती है, इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए इस सूत्र में cos फाई का मान अधिकतम दैट इज +1 होना चाहिए और इसका जनरल मान 0 बराबर फाई बराबर 0 2 पाई 4 पाई यानी फाई बराबर 2m पाई, जहां पे m का मान 0 1 2 3 होगा। तो I मैक्स जो होगा यह I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। विनाशी व्यतिकरण, जब अध्यारोपित दोनों तरंगे विपरीत कला में होती हैं तो उस बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता हो जाती है, इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और विनाशी व्यतिकरण के लिए, ये विनाशी है, विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई बराबर -1 और फाई का मान पाई 3 पाई 5 पाई इस तरह से आएगा। तो इसका जनरल मान 2m-1 पाई हो जाता है। m का मान यहाँ पर 1 2 3 होता है और I जो मिनिमम होगा यह I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। 5 का अंग प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। तो इसमें 5 नियम है। पहला नियम है किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए इसका मान अलग अलग होता है। प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने और इलेक्ट्रॉनों के पृष्ठ से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, यानी इसमें टाइम लैग नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों न हो। क्वेश्चन नंबर 6, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। गैस का प्रमेय लिखना है। तो गैस का प्रमेय हो गई कि किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 वायु की या निर्वात की वैद्युतशीलता है। सूत्र होता है फाई ई बराबर ई डॉट डी ए यानी Q/ε0, जहां पर Q जो है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी। अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम एक फिगर बनाएंगे। एक तार है, इस तार के चारों तरफ r त्रिज्या का एक गासियन सरफेस होगा। अब इस सरफेस पर देखें तो यह एक सिलेंडर बनेगा जिसका एक तल कर्व होगा और दो ये टॉप और बॉटम जो है यह इसका प्लेन होगा। तो यहाँ पर E इस दिशा में है और DA ऊपर है तो एंगल 90 डिग्री। यहाँ सतह पर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 होगा। इसी तरह से बॉटम में भी E और TA के बीच 90 डिग्री होगा। तो इससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है फाई 1 फाई 2 फाई 3 अगर तीनों से, तो निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होगा इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो इन तीनों को निकाल लेते हैं। तो फाई 1 ये टॉप पर है तो ये हो गया 0। इसके बाद बॉटम पर ये भी 0 हो गया। जो सरफेस पर है ई डॉट डी ए निकालेंगे तो cos 0 है, cos 0 1 हो गया यानी EA। और ये हो गया सरफेस एरिया, तो इसके लिए होता है 2 पाई आर एच, यहां पर लंबाई के टर्म में है तो ये 2 पाई आर एल, यानी अब टोटल फ्लक्स हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। और गास के नियम से होता है फाई बराबर Q/ε0। अब इसको इक्वेट कर देते हैं तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर Q/ε0 और इससे लैम्डा बराबर Q/L होता है, इसलिए ये सूत्र बन गया E बराबर Q/2 पाई आर एल ε0 या 1/2 पाई ε0 लैम्डा अपॉन आर, और इसकी दिशा तार से बाहर की ओर होगी। इसका अथवा पार्ट है समांतर प्लेट संधारित्र जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। तो जैसे ये संधारित्र है और इसके बीच में ये पूरा K परावैद्युतांक का परावैद्युत भरा हुआ है, इसकी मोटाई जो है T जो कि प्लेट की मोटाई D के बराबर है। तो
चालक को दिए गए आवेश Q और उसके कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो C बराबर Q/V। इस चित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल A है, तो वैद्युत क्षेत्र अगर एयर होती तो E नॉट Q/ε0 A होता, लेकिन K परावैद्युत है इसलिए Q/K/ε0 A होगा। तो जो प्लेटों के बीच विभवांतर होगा V बराबर ED, E का मान है Q/K/ε0 A इंटू D और धारिता होती है C बराबर Q/V। ये मान रखेंगे तो आएगा C बराबर K/ε0 A/D। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख जब अंतिम प्रतिबिंब स्वस्थ दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है। तो इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र, तो ये जब जो है नेकेड आई से बिना लेंस देख रहे हैं तो ये बनेगा tan अल्फा बराबर AB/D। अंतिम प्रतिबिंब जो A डैश B डैश द्वारा आंख पर जो बना कोण होगा ये tan बीटा चित्र से A डैश B डैश अपान EA डैश होगा। तो कोणीय आवर्धन बन जाएगा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बिना यंत्र आंख पर बना दर्शन कोण। ये इसका चित्र होगा। अब यहां से m बराबर बीटा अपान अल्फा आपको निकालना है। तो A डैश B डैश अपान EA डैश और AB अपान D, अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा D अपान AB। अब यहां से ये मिल जाएगा A डैश B डैश अपान AB इंटू D अपान EA डैश। रेखीय आवर्धन H2 अपान H1 है, तो प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। तो A डैश B डैश अपान AB जो कि प्लस VO अपान माइनस UO के बराबर होगा। अब यहां से जो मान है यह आगे इक्वेशन में आपको रखना है। नेत्रिका से A डैश B डैश की जो दूरी है यह EA डैश के बराबर है जो कि माइनस UV है। तो M बराबर A डैश B डैश अपान AB इंटू D अपान EA डैश जो कि हो जाएगा माइनस VO अपान UO। तो माइनस D अपान माइनस UV, तो M बराबर माइनस VO अपान UO D अपान UE। अंतिम प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका से D दूरी पर यानी A डबल डैश B डबल डैश नेत्रिका से D दूरी पर बनता है। तो नेत्रिका के लिए V बराबर माइनस D, U बराबर माइनस UV, F बराबर प्लस FE। तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F से ये मान रखेंगे। तो ये 1/UV बराबर 1/D प्लस 1/FE, अगर दोनों तरफ D से गुणा कर दे तो ये मिल जाएगा 1 प्लस D अपान FE। तो M बराबर माइनस VO अपान UO D अपान UV और इससे फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा M बराबर माइनस VO अपान UO 1 प्लस D अपान FE। 7 का अथवा पार्ट है विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? किसी अपारदर्शी अवरोधक द्वारा द्वारक के किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। पर्दे पर प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में ये जो चित्र है इस चित्र से मिलेगा। केंद्र बिंदु पर अधिकतम तीव्रता का उच्चिष्ट प्राप्त होता है, इसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में निम्निष्ट और अन्य उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। अन्य उच्चिष्टों की तीव्रता मुख्य उच्चिष्ट से कम होती है तथा क्रम में घटती है और अन्य उच्चिष्टों को द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। पर्दे पर मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य उच्चिष्ट अब केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए सूत्र अगर निकालना है तो ये इसका हम सूत्र निकाल देंगे, ये सूत्र आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये न्यूमेरिकल पार्ट है। इसमें दिया गया है कि एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा स्तर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसे 12.75 eV ऊर्जा और दे दी गई, तो वह किस कक्षा में चला जाएगा? तो अब इसके पास जो कुल ऊर्जा होगी दोनों का सम होगा, दोनों का सम आ जाएगा -0.85 eV। अब आपको पता है कि En का मान होता है -13.6 अपान n स्क्वायर eV और यह इक्वेट कर देंगे -0.85 eV के, तो n स्क्वायर बराबर 13.6 बटा 0.85 ये 16 आ जाएगा। तो n स्क्वायर बराबर 16 तो n बराबर 4, यानी परमाणु ऊर्जा स्तर 4 तक उत्तेजित होगा। इसी का अगला हिस्सा है लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य बताना है। तो दूसरी रेखा के लिए n बराबर 3 होता है, क्योंकि जो जनरल सूत्र है 1/λ बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n का मान 2, 3, 4 होता है।
तो दूसरी रेखा के लिए, ये पहली रेखा के लिए हो गया, दूसरी रेखा के लिए, दूसरी के लिए हो जाएगा n बराबर 3। तो 1/λ बराबर कैपिटल R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8R/9 आएगा। तो लैम्डा बराबर 9/8 इंटू 1/R और 1/R का मान आता है 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये रखेंगे तो 1026 यानी 1026 एंगस्ट्रॉम। अगले पार्ट में बामर श्रेणी के लिए पूछा है, तो 1/λ बराबर R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n का मान 3 4 5 इस तरह शुरू होता है। तो इसकी दूसरी के लिए ये 3 ये 4, तो ये दूसरी होगा यानी n बराबर 4 रखेंगे। तो 1/λ बराबर R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो ये 1/4 माइनस 1/16, तो ये 3R/16 हो गया। तो लैम्डा बराबर 16/3 गुणे 1/R, 1/R का मान 912, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4864 एंगस्ट्रॉम। इसका अथवा पार्ट है, ये भी न्यूमेरिकल है। दिए गए परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार से हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, लेकिन जो बोर्ड का पेपर आपको मिलेगा उस पेपर में ये वैल्यू दी गई होंगी, ये मानक है। नाभिकीय अभिक्रिया 1H1 प्लस 1H3 इक्वल्स टू 1H2 प्लस 1H2 प्लस Q। अब यहां पर ये बताना है कि यह उष्मा शोषी है या उष्मा छेपी है। तो अगर Q का मान धनात्मक आता है और Q का मान ऋणात्मक आता है, उसी के आधार पर आप इसको बताएंगे। सूत्र दिया गया है Q बराबर M, ये A B और C D करके दिया है। तो यहां पर ये A की जगह पर 1H1 हो गया, B की जगह पर 1H3 हो गया, C की जगह पे 1H2 हो गया और D की जगह पे 1H2 हो गया। अब यहां पर मान रखना है, तो Q बराबर आ जाएगा, इसका जो मास है 1.007825, इसका है 3.016049 और इसी तरह से इन दोनों को जोड़ दें तो ये 2 हो गया, 2 से गुणा कर देंगे इंटू C स्क्वायर होगा। अब डेल्टा M इंटू C स्क्वायर यह जो है ऊर्जा होता है, तो 1 MU के लिए 931 MeV होता है। तो अगर इसमें डेल्टा M 1 यूनिट होता है तो ये मिल जाता है मान। तो C स्क्वायर को हटा करके हम यहाँ पर इसी के टर्म में रख लेते हैं। तो Q बराबर ही आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4.023874 माइनस इसका मान आ गया 4.028204 और इसमें 931 MeV से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4.031 MeV। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि Q का मान ऋणात्मक है, तो अभिक्रिया कराने के लिए ऊर्जा देना पड़ेगा, अर्थात यह अभिक्रिया उष्मा शोषी है। सेकेंड पार्ट, इसमें ये दिया गया है और अभिक्रिया है 6C12 प्लस 6C12 इक्वल्स टू 10Ne 20 प्लस 2He4 प्लस Q। Q का मान निकालेंगे तो A की जगह पर 6C12, ये 6C12, B की जगह पर ये C और ये D। अब यहां पर भी उसी तरह से मान निकालेंगे तो Q का मान जो है यहां पर ये मिल जाएगा 4.616 MeV। अब यहां पर आया धनात्मक, Q का मान धनात्मक है यानी इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलेगी, यानी यह उष्मा छेपी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में चित्र बनाना है और इसका कर्व खींचना है, थोड़ा इसके बारे में आपको बताना भी है। तो अग्रदिशिक संधि में जो आरोपित विद्युत क्षेत्र होता है आंतरिक क्षेत्र से कहीं प्रबल होता है, इसलिए जो बहुसंख्यक वाहक पी क्षेत्र में कोटर और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन संधि की ओर खींचते हैं, इससे अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घट जाती है और यही कारण है कि अग्रदिशिक संधि डायोड का धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध कम होता है। तो अग्रदिशिक में संधि पर जो लगाया गया विभवांतर है, संधि डायोड पर जो प्राचीर विभव होता है, प्राचीर विभव से अधिक लगाते हैं तो इसका मान ये बढ़ने लगता है, ये आपको लिख देना है। पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत में ये चित्र बनाना है और इसके लिए ग्राफ खींचना है। तो पश्च अभिनत में जो आरोपित विद्युत क्षेत्र है आंतरिक क्षेत्र को प्रबलित करता है, इसलिए पी क्षेत्र में कोटर और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन उससे दूर हटते हैं, जिससे अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ जाती है और यही कारण है कि पश्च दिशिक संधि डायोड का धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। संधि पर आरोपित जो पश्च वोल्टेज है वह पश्च धारा के बीच ग्राफ दर्शाया गया है। अब इसमें भी इसकी कहानी कुछ लिख देंगे आप, और इसी तरह से पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह से
ये आप इसको लिख डालेंगे।